कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, आज दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4, मीथेन के कितने मोलों के दहन से यानी कंबसन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले हम जो मीथेन के कंबस्चन यानी दहन का फार्मूला होगा उसको लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के अनुसार तो CH4 गैस है मीथेन, और हमने बताया था कि किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन को देखिए जलाया जा रहा है। तो हमने बताया था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी वेपर बनती है। तो इसको जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का भाप बन गया। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। ये दो इसको बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं। तो अब देखिए CH4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, कार्बन का 12, H4 है तो 12 4 16, तो 16 ग्राम CH4 से CO2, C का 12, O का 16, 2 है तो 32 32 12 44, तो 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है इस फार्मूले के आधार पर। ध्यान दीजिए, या यूं कहें, हमने बताया था कि यहाँ जो पहले संख्या लगी रहती है उसको मोल कह सकते हैं, तो या आयतन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोल के फॉर्म में अगर कहें तो CH4 के पहले कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे। तो चूंकि 1 मोल मीथेन से, अब CO2 के पहले भी कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, से 1 मोल CO2 गैस प्राप्त होती है। तो CO2 गैस के मोलों की संख्या जब 22 ग्राम जलाया जाएगा तो जाहिर बात है कि 1 ग्राम मीथेन जलती है, 1 मोल मीथेन जलती है तो 1 मोल CO2 बनता है, और 1 मोल बराबर CO2 बराबर 44 ग्राम है। तो 22 ग्राम प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है कि आधा मोल मीथेन जलाना पड़ेगा, क्योंकि 44 का आधा 22 है। तो देखिए 0.5 आ गया। तो यही कह रहा है कि अगर हम 22 ग्राम की बात करें CO2 की तो क्या होगा, तो 22 ग्राम गुणे 1 मोल CO2 अपान 44 ग्राम बराबर 0.5 मोल CO2 आज गैस आ जाएगी। अतः 0.5 मोल CH4 गैस के दहन से 0.45 मोल CO2 गैस प्राप्त होगी, या 0.5 मोल CH4 यानी मीथेन गैस से 22 ग्राम CO2 गैस प्राप्त होगी। इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 मोल जब मीथेन जलाई जाती है तो 1 मोल CO2 बनता है, तो जाहिर सी बात है कि आधा मोल ये तभी बनेगा जब ये आधा मोल जलाई जाएगी, क्योंकि बराबर रेशियो में बनेगा। अब इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह कह सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, तो 22 ग्राम CO2 बराबर 0.5 मोल। सिंपल सी बात है। ये पीछे वाला ये एग्जाम्पल हम लोग देख ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं सीमांत अभिकर्मक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत मतलब सीमा का अंत, यानी एक लिमिट के अंदर, तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्राएं उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिक्रियक यानी रिएक्टेंट कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती, भले ही दूसरे अभिक्रियक की कितनी भी मात्रा उपस्थित हो। तो जाहिर सी बात है कि दो चीजें हैं, तो एक रिएक्शन में अगर कम मात्रा में है तो जब वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा चाहे बचा रह जाए
लेकिन वो क्रिया फिर नहीं होगी, क्योंकि क्रिया करने के लिए दूसरा उपस्थित ही नहीं है। अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसीलिए उसे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। स्टिकियोमेट्री गणनाएं करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आगे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको पूरा हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझेंगे। तो ये देखिए एग्जाम्पल है 1.5, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस को NH3 गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 गैस की मात्रा का परिकलन कीजिए। इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिक्रियक को पहचानिए। तो सीमांत अभिक्रियक को हमें पहचानना है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण इस प्रकार है। तो हम इसका समीकरण लिखेंगे। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं। तो N2 + H2 रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका साइन ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है, रिवर्सिबल 2NH3 गैस, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखिए N2 + H2 गिव्स 2NH3। अब जाहिर सी बात है इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 N है तो इधर 2 गुना करेंगे तो NH3 में पहले 2 लगा दिया जाएगा। अब इधर पहले 2 लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, तो इधर 3 लगाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे। तो मोलों का परिकलन, अब देखिए मोल कितने हैं किसके, ये निकालना है। तो N2 गैस के मोलों की संख्या, अब N2 गैस के मोलों की संख्या, तो 50 किलोग्राम हमको दिया गया है, 50 किलोग्राम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है हमने एक फार्मूला बताया था, N = W/M। यहाँ पर हमने बताया था मोल बनाने के लिए जो वेट दिया गया है अपान मोलर वेट, यानी परमाणु द्रव्यमान। तो हमको वेट क्वेश्चन में दिया गया था 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, और इसका नाइट्रोजन का परमाणु भार हमारा अणुभार हो जाएगा 28, N7N 14 होता है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो W/M यानी 50/28। अब ये देखिए यहाँ पर गुणा इसलिए किया गया क्योंकि ग्राम में ये दी गई है। तो 1000 का अगर ग्राम ऊपर गुणा कर देंगे, केजी नीचे, तो केजी से केजी कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो मोल बचेगा, क्योंकि मोल का कोई उस तरह का मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पर सॉल्व किया हमने, तो ये आ जाएगा हमारा 17.86 × 10⁻² मोल। अब H2 के मोलों की संख्या इसी तरह निकालेंगे। तो H2 हमें क्वेश्चन में पीछे 10 किलोग्राम दिया गया था, तो 10 किलोग्राम, फिर उसी तरह 1000 ग्राम बटे 1 किलोग्राम H2 गुणा करेंगे। और नीचे देखिए हाइड्रोजन H2 का 1 H का होता है 1.08, तो 2 का हो जाएगा 2.016। इसका मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं या अणुभार कह सकते हैं हिंदी में। तो ये इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4.96 × 10⁻³ मोल, इसी फार्मूले से। अब आगे देखते हैं, ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया के 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल H2 की आवश्यकता है। इसको देखिए, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें पहले कुछ ना लिखा हो तो हमने बताया था कि 1 माना जाएगा, तो इसमें 3 है तो 3 माना जाएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। अतः 17.86 × 10⁻² मोल के लिए आवश्यक H2 के मोलों की संख्या
अतः 17.86 गुणे 10⁻² मोल के लिए आवश्यक H2 के मोलों की संख्या 17.86 गुणे 10⁻² N2 गुणे 3 मोल H2 के और 1 मोल N2 का अपान करके। तो इसको सिंपल भाषा में अगर देखें तो 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2, तो इतने मोल N2 के लिए H2 के मोलों की संख्या, तो 1 के लिए 3, तो इतने के लिए 3 का अगर गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा। तो सीधा सीधा इसमें 3 का गुणा कर देना है, जो गणित दी गई है इसका कोई मतलब नहीं। 1 मोल के लिए 1 मोल N2 के लिए 3 मोल H2, तो इतने मोल N2 के लिए H2 कितने होंगे, इतने में 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 3 का रेशियो है तो इसके साथ भी तिगुना का रेशियो होगा, तो 3 का गुणा कर दिएगा तो इतने मोल H2 की जरूरत पड़ेगी। परंतु केवल 4.96 × 10³ मोल H2 उपलब्ध है। यहाँ देखिए हमने H2 के मोलों की संख्या निकाली है, तो 4.96 × 10³ मोल है, तो जाहिर सी बात है कि ये कम है। इतना ज़रूरत है पूरी N2 के जलने के लिए, पूरी N2 के साथ रिएक्शन करने के लिए जितनी हाइड्रोजन की ज़रूरत है वो है 5.36 × 10³ मोल, लेकिन उपस्थित हमें कितनी है 4.96 × 10³ मोल। इसका मतलब हाइड्रोजन पूरी ख़त्म हो जाएगी और नाइट्रोजन कुछ बचेगी, तो जो ख़त्म हो जाती है वही तो लिमिट में रहेगी, इसलिए हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, सीमांत अभिकर्मक की तरह। अतः यहाँ H2 सीमांत अभिकर्मक है, अतः NH3 केवल उपलब्ध H2 की मात्रा 4.96 × 10³ मोल से ही प्राप्त होगी। अब जो भी NH3 हमें मिलेगी इतनी हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी जितनी नाइट्रोजन से, उतनी ही हमें प्राप्त होगी। अब देखिए चूंकि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 उपलब्ध होती है, रिएक्शन देखिए 3 मोल H2 से 2 मोल नाइट्रोजन NH3 प्राप्त हो रही है, 2 लगा है इसमें 3 लगा है, तो वही कह रहा है कि चूंकि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 प्राप्त होती है, अतः 4.96 × 10³ मोल H2 से कितना NH3 प्राप्त होगी, तो 2/3 2 मोल NH3 अपान 3 मोल N2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.30 × 10³ मोल NH3। अब इसको देख के समझ लीजिए, इसको हम इस तरह कह सकते हैं जो लिख दिया कि 2 मोल NH3 से 3 मोल H2 प्राप्त होती है, इसलिए 1 मोल 2/3 से प्राप्त होगी, इसलिए 4.96 × 10³ कितने से प्राप्त होगी, तो 4.96 × 10³ और इसी में गुणा हो जाएगा इसका 2/3। चूँकि इसलिए से जो पीछे हम पढ़े हैं, चूँकि इसलिए से पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, चूँकि इसलिए कि सही है सीधा लिख दिया गया है इतना बड़ा ना करके कि 4.96 × 10³ मोल H2 से कितना NH3 प्राप्त होगी, तो 4.96 × 10³ × 2/3, 2 मोल मतलब NH3 अपान 3 मोल N2, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 3.30 × 10³ मोल NH3 गैस। इस प्रकार 3.30 × 10³ मोल NH3 प्राप्त होगी, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। यदि इसे ग्राम में परिवर्तित करना हो तो इस प्रकार किया जाएगा। अब अगर इसको हमें मोल को ग्राम में बदलना है तो NH3 का मोलर द्रव्यमान जो होगा, मोलर मास, उसका गुणा कर देंगे इसमें, तो 17 ग्राम NH3 होती है। 1 मोल NH3 बराबर N17 होता है, N14 होता है, H के 3 है, 1 H का 1 होता है, तो 17 14 3 17 हो जाएगा। तो इतने में कितने मोलों की संख्या होगी, तो वही 17 का गुणा हो गया, देखिए, तो ये आ जाएगा इतने ग्राम NH3, सिंपल करके 56.1 kg NH3 ग्राम में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। कैसे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं, पीछे हमने कई ऐसे बताया था कि इस तरह बैलेंस किया जाता है, उसको अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे।
द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कई रासायनिक समीकरण जांच और भूल पद्धति से संतुलित किए जा सकते हैं। आइए हम कुछ धातुओं और अधातुओं यानी मेटल और नॉन मेटल का संयोग कर यानी कंबाइंड कर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करने की अभिक्रिया पर विचार करें। जैसे कि 4Fe सॉलिड, यस का मतलब सॉलिड, प्लस 3O2 G का मतलब गैस, गिब्स मतलब देता है, एरो लगा है, 2Fe2O3 सॉलिड। ये संतुलित है समीकरण। क्यों? क्योंकि देखिए Fe2 है 2, इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 4 है। O हमारे पास इधर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा, इधर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा, यानी बैलेंस है। 2Mg सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2MgO सॉलिड, संतुलित समीकरण। अब देखिए इसमें Mg इधर 2 का गुणा है तो 2Mg है, इधर भी 2Mg है, इधर O2 2 है, इधर 2 का गुणा करेंगे O में तो 2 इधर हो जाएगा, इसलिए संतुलित समीकरण। P4 सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स P4O10 सॉलिड, ये असंतुलित समीकरण है। इधर देखिए फास्फोरस जो है हमारे पास 4 अणु है, उसके परमाणु है, और इधर 4 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 10 है। समीकरण का और ख संतुलित है क्योंकि समीकरणों में तीर के दोनों ओर संबंधित धातु यानी मेटल और ऑक्सीजन के परमाणुओं यानी एटम्स की संख्या समान है, परंतु समीकरण ग संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें फास्फोरस के परमाणु तो संतुलित है। फास्फोरस इधर इधर देखिए 4 हैं, परंतु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर समान नहीं है, इधर 2 है, इधर 10 है। इसे संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर ऑक्सीजन के पूर्व में 5 से गुणा करने पर ही समीकरण की दाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित होगी। इधर अगर 5 के गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये बैलेंस हो जाएगा, 10 इधर भी हो जाएगा। तो वही बात ये कह रहा है। तो P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस गिव्स P4O10 सॉलिड, संतुलित समीकरण। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। आइए अब हम प्रोपेन C3H8 के दहन पर विचार करेंगे। अब देखिए जो नाम लिखे गए हैं, ये नामकरण पद्धति, जो नाम कैसे लिखे जाएंगी, IUPAC नामनक्लेचर हम आगे पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे कि रिएक्शन को कैसे लिख देते हैं। इस समीकरण को निम्नलिखित पदों में संतुलित किया जा सकता है। सबसे पहला पद क्या है, ये देखिए पद सारे याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभिक्रियकों और उत्पाद यानी रिएजेंट और प्रोडक्ट के सही सूत्र लिखिए। अभिक्रियक जो बाईं तरफ है ये पूरे अभिक्रियक हैं, ये उत्पाद है रिएजेंट, ये रिएजेंट, ये प्रोडक्ट, ये अभिक्रियक, ये उत्पाद। अभिक्रियकों और उत्पाद के सही सूत्र लिखिए। यहाँ प्रोपेन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियक है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद है। हमने देखिए बताया है कि प्रोपेन के दहन की बात कर रहा है। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। ये हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है। तो इसको दहन करेंगे तो हमने पीछे भी बताया है कि CO2 और पानी बन जाता है, तो H2O लिक्विड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। तो इसको जलाते हैं तो मीथेन को हमने बताया था कि किसी भी चीज़ का दहन यानी कंबस्टन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही जलाया जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है तो CO2 और पानी बन गया। अब ये असंतुलित समीकरण है। क्यों? ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर देखिए 3 है, 2 ये हो गई, 1 ये हो गया। इधर देखिए कार्बन 3 है, इधर 1 ही है। अब देखिए C परमाणुओं को संतुलित करें। अब हम कार्बन के परमाणु को संतुलित करेंगे। चूंकि अभिक्रियक में 3 परमाणु हैं, इसलिए दाईं ओर 3 CO2 अणुओं का होना आवश्यक है। तो चूंकि इधर देखिए कार्बन 3 है, तो इधर अगर 3 का गुणा कर दें तो ये कार्बन इधर भी 3 हो जाएगा। तो इधर देखिए 3 का गुणा कर दिया गया, 3 CO2 लिख दिया गया। बाकी रिएक्शन वैसे ही है। अब दूसरा पद में क्या करेंगे, पहले देखिए रिएक्शन लिखी, फिर उसमें एक चीज को बैलेंस किया, कार्बन को। अब आगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संतुलित करें। तो बाईं ओर अभिक्रियकों में 8 हाइड्रोजन परमाणु हैं। इधर देखिए H8 है और इधर 2 ही है, तो 8 हाइड्रोजन परमाणु है। जल के हर अणु में
2 H2O परमाणु हैं, इसलिए दाईं ओर H के 8 परमाणु के लिए जल के 4 अणु होने चाहिए। अब चूंकि इधर H2O है तो इधर अगर 4 का गुणा कर दें तो 4 दूनी 8, इधर 8 है तो इधर 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए इधर 4 का गुणा कर दिया गया। अब ये भी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या संतुलित करें तो दाईं ओर 10 ऑक्सीजन परमाणु हैं। दाईं ओर कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4 ये ऑक्सीजन में 4 का गुणा करेंगे तो 4 ये 6 ये 10 हो गए। तो 3 × 2 = 6 CO2 में तथा 4 × 4 = 4 जल में, जैसा हमने अभी बताया। परमाणु की संख्या संतुलित करें तो दाईं ओर 10 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे, अतः 10 ऑक्सीजन परमाणु के लिए 5 O2 परमाणु की संख्या आवश्यक होगी। जाहिर बात है इधर O2 है तो अगर 5 के गुणा कर दिया जाए तो 5 दूनी 10, 10 इधर भी हो जाएगा तो इधर 5 का गुणा कर दिया गया। अब ये पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसको जांच लेंगे फिर से। तो देखिए C3 है, इधर भी C3 है, H8 है, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन इधर है, 3 दूनी 6 ये और 4 ऑक्सीजन, ये तो 6 4 10 इधर भी ऑक्सीजन हो गई, 10 इधर। इसका मतलब हमारा जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस है। जांच करें कि अंतिम समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या संतुलित है। समीकरण में दोनों ओर 3 कार्बन परमाणु, 8 हाइड्रोजन परमाणु और 10 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ऐसे सभी समीकरणों जिनमें सभी अभिक्रियकों तथा उत्पादों के लिए सही सूत्रों का उपयोग हुआ हो संतुलित किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखें कि संतुलित समीकरण संतुलित करने के लिए अभिक्रियकों यानी रिएजेंट और उत्पादों यानी प्रोडक्ट के सूत्रों में पादांक यानी सब्सक्रिप्ट नहीं बदले जा सकते। मतलब ये जैसे C3H8 है, O2 है, ये सब नहीं बदले जा सकते, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए आगे है विलयनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। विलयनों में अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं यानी सॉल्यूशन में की जाती हैं। जितनी भी हमारी लैब में रिएक्शन होती हैं उनमें से ज़्यादातर हम लोग सॉल्यूशन में ही करते हैं। अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्नलिखित रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो इसको ध्यान देना है कि किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है उसको इतने प्रकार से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत। द्रव्यमान जो है वो तो प्रतिशत होगा या भार प्रतिशत के रूप में। मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन। मोलरता यानी मोलरिटी। मोललता यानी मोललिटी इंग्लिश में इसको बोलेंगे। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जान लें। तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंट। द्रव्यमान प्रतिशत को इंग्लिश में मास परसेंट बोलेंगे। इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय यानी सॉल्यूट इंग्लिश में बोलेंगे, अपान विलयन यानी सॉल्यूशन का द्रव्यमान गुणे 100। ये फार्मूले को याद रखिए। विलेय मतलब सॉल्यूट का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब विलेय किसको कहते हैं? अभी हम बता रहे हैं मोटी भाषा में कि विलेय जो कम हो उसी को विलेय कहते हैं यानी सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा हो उसको सॉल्वेंट यानी विलायक बोलते हैं। और अगर दोनों बराबर मात्रा में हो तो जो दिखाई देता है वो विलायक होता है, जो नहीं दिखाई देता वो विलेय।
विलेय का मतलब विलीन हो गया, विलायक मतलब जिसमें विलीन हो गया। तो विलायक हमें दिखाई देगा, विलेय नहीं दिखाई देगा। तो सॉल्यूट अगर दोनों बराबर नहीं है तो जो कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और अगर दोनों बराबर हैं तो जो दिखाई देगा उसको सॉल्वेंट यानी विलायक बोलेंगे, और जो नहीं दिखाई देगा उसको विलेय बोलेंगे, मोटी मोटी भाषा में। अब देखते हैं मोल अंश। मोल अंश को इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। ध्यान दीजिए फिर से, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, मतलब जिसके बारे में हम चर्चा करें जो विलयन में उपस्थित हो, उसका बटे टोटल जो विलयन में है। तो वही कह रहा है कि यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या की अनुपात होता है। यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है और उनके मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb हैं, तो उनके मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन इस प्रकार व्यक्त किए जाएंगे। तो अभी हमने बताया कि विलयन में जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो Na और Nb दो चीज से पूरा विलयन बना है। तो अगर हमें A का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के मोलों की संख्या अपान विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो कुल में दो ही चीजें हैं, Na और Nb, तो Na अपान Nb हो गया। तो A के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या। अगर B का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के मोलों की संख्या अपान विलयन के मोलों की संख्या, तो Nb अपान Na प्लस Nb हो गया। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए। अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो A का द्रव्यमान प्रतिशत, अब देखिए जैसे मोल में करते थे कि जिसका निकालना होता था उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत, तो A का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। तो A कितना है 2 और पूरा कितना है 18, तो जल हो गया, और 2 जो मिला है तो 18 और 2 ये हो गया। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर A का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो 2 ग्राम A का निकालना है बटे टोटल, तो 2 ग्राम A का प्लस 18 ग्राम जल का टोटल ये पूरा हो गया, गुणे 100 कर देंगे तो 2 बटे 20 गुणे 100 बराबर 10% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे। अब आ गया हमारा मोलरता, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोलरिटी। ये मोललता, मोललिटी, इसमें L आएगा, इसमें R आएगा, तो इसको ध्यान देना है। अब इसका अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।